हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑक्सफोर्ड क्लासेस बाय विश्वास में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं कंडीशनल सेंटेंस और उसमें हमने 1 या 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम टाइप 3 से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। टाइप 2 तक हमने पढ़ लिया है और अच्छे से कॉन्सेप्ट को हमने सीख लिया है। देखिए दोस्तों, टाइप 2 हमारा टाइप 3 क्या है ये आइए समझते हैं, इसमें क्या होता है। टाइप 3 देखिए भाई, जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं वो अच्छे से पढ़ें, विद कंप्लीट नोट्स पढ़ें। और हमारी ऑफलाइन क्लासेस चलने वाली हैं भाई, तो जो बच्चे हमसे जुड़ना चाहते हैं ऑफलाइन, वो हमारे जो है मौर्या होटल के पास गोविंदपुर शुक्ला मार्केट रोड पर हमारी कोचिंग है इंदिरा जीएस इंस्टीट्यूट के नाम से। मैं लिख दे रहा हूँ प्यारे बच्चों, INDRA इंदिरा जीएस इंस्टीट्यूट, इस नाम से हमारा ये इंस्टीट्यूट चल रहा है। इसमें IAS PCS के संपूर्ण आपको GS का अध्ययन मिलेगा, GS का संपूर्ण सिलेबस मिलेगा प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको। और साथ ही साथ आपको इंग्लिश जो हमारी रहेगी स्पेशल इंग्लिश, जो आपको यहाँ पर ऑफलाइन मिलने वाली है दोस्तों। तो आप लोग यदि हमसे जुड़ना चाहते हों, हमसे क्लास लेना चाहते हों, तो हमारी क्लास स्टार्ट होने वाली है, आप लोग मिलिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं भाई। हमारा टाइप 3 क्या है इसको देखिए भाई। चलिए दोस्तों, ये गोविंदपुर टैक्सी स्टैंड जो शुक्ला मार्केट रोड जाती है इलाहाबाद में, वहाँ पर जो है हमारी इंदिरा जीएस इंस्टीट्यूट के नाम से हमारी कोचिंग संस्था है। चलिए भाई आइए देखते हैं। जैसे कि हम लोग जान रहे हैं कंडीशनल सेंटेंस होता क्या है। कंडीशनल कंडीशन होती है, जो भी काम करना है, रोड पे चलना है, टैक्स देना है, वो कंडीशन है। जो है कुछ सामान खरीदना है, उसके लिए कंडीशन है, पैसा अदा करना पड़ेगा। तो यानी कि ज़िंदगी में कंडीशन भी भरी पड़ी हैं, बिना कंडीशन के कोई काम होने वाला है नहीं। तो हमने सारी चीज़ें हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में सीख रखा है, टाइप 1 और टाइप 2 में। आइए टाइप 3 देखते हैं। टाइप 3 की कंडीशन ये है प्यारे दोस्तों, मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ। जैसे मैं कह दूँ, यदि मैं चिड़िया हो जाऊँ, यदि मैं चिड़िया हो जाऊँ तो आपके पास उड़ाऊँ, तो आपके पास उड़ आऊँ। अब ज़रा यहाँ गौर करिए भाई, बातों को ध्यान से देखिए, सुनिए, समझिए और नोट्स बनाइए। मैंने कहा यदि मैं चिड़िया हो जाऊं तो आपके पास उड़ाऊं। बताइए, अभी तक हमने टाइप 1 और टाइप 2 में जो भी बातें पढ़ी वो हमारे रियल कंडीशन की थी। और रियल कंडीशन में हमने एक बात आपको बताई है कि इफ़ वाली क्लास हमने आपको दिखाया भी है। रियल कंडीशन में इफ़ वाली क्लास, उसके बाद जो है हमारा सब्जेक्ट के बाद हमारा जो भी टेंस आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट टेंस आता है जो भी, उसके बाद जो हमारी सेकंड क्लास होती है सब्जेक्ट डॉट डॉट, ये वाली जो सेंटेंस होती है हमारी, ये हमारा प्रेजेंट या फिर फ्यूचर। यदि क्लास ऑफ कंडीशन, नोट करिएगा, ध्यान दीजिएगा, यदि क्लास ऑफ कंडीशन किस में है, प्रेजेंट टेंस में है, तो क्लास ऑफ रिजल्ट प्रेजेंट या फिर फ्यूचर किसी भी टेंस में जा सकती है। बात समझ में आया ना। क्लास ऑफ कंडीशन प्रेजेंट टेंस में है तो क्लास ऑफ रिजल्ट आपका प्रेजेंट टेंस या फिर फ्यूचर टेंस, दोनों में से किसी भी टेंस में आपकी जो है क्लास ऑफ रिजल्ट जा सकता है। अंडरस्टैंड, ये हमारी रियल कंडीशन शो करती है। अब यहाँ पे मैं ज़रा अनरियल कंडीशन की बात कर रहा हूँ। किसकी, बताइए ज़रा। पहली बात ये बताइए कि अनरियल कंडीशन आपको पता चल रहा है कि नहीं, अनरियल कंडीशन पता चल रहा है कि नहीं, बताइए। ये अनरियल कंडीशन है प्यारे दोस्तों, क्योंकि यदि मैं चिड़िया हो जाऊं तो आपके पास उड़ जाऊं। बताइए, अनरियल मिस होता है अवास्तविक। क्या ये घटना आपकी वास्तविक लग रही है कि अवास्तविक लग रही है, बताइए। मैं चिड़िया हो जाऊं मुमकिन है, मुमकिन है। यदि मैं चिड़िया हो जाऊं तो आपके पास उड़ जाऊं, तो ये मुमकिन नहीं है। ना तो मैं चिड़िया बनूंगा और ना ही मैं आपके पास उड़ पाऊंगा। बात समझ में आई। तो ये आपकी अनरियल घटना है। मैं ऐसा इमेजिन करता हूँ, काश
मैं ऐसा हो जाता, काश मुझे ऐसा मिल जाता, है ना। तो ये आपकी अनरियल घटना है, और अनरियल घटना की एक ही बात होती है कि सब्जेक्ट चाहे जिस भी नंबर पर्सन का हो, सब्जेक्ट ध्यान सुनिएगा, सब्जेक्ट चाहे जिस भी नंबर या पर्सन, नंबर मीन्स सिंगुलर नंबर या प्लूरल नंबर, और पर्सन मीन्स पर्सन कितने, 3 पर्सन, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। फर्स्ट पर्सन आई वी, सेकंड पर्सन यू, फिर दुनिया की सारी चीज़ें थर्ड पर्सन। तो वो हमारी, मैंने कहा सब्जेक्ट चाहे जिस नंबर या पर्सन का हो, क्रिया के रूप में हमेशा किसका प्रयोग किया जाएगा, वर का प्रयोग किया जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, अभी मैं इसको लिखाने वाला हूँ, इफ़ क्लास, उसके बाद सब्जेक्ट होगा आपका, देन आपको सब्जेक्ट चाहे जिस नंबर या पर्सन का होगा, क्रिया के रूप में हमेशा वर का यूज होगा। सेकंड क्लास आपको मिलेगी वहाँ पर, यानी कि क्लास ऑफ रिजल्ट में वुड प्लस B1 आपको मिलेगा दोस्तों। ये आपको अति आवश्यक है जानते रहना, क्योंकि एग्ज़ाम में यही पूछता है कि आपको वर दे देगा, लेकिन यहाँ पर देखिए वुड ना दे करके कोई और चीज़ डाल देगा, यानी कि क्लास यहाँ पर यदि हमारा वर मिलेगा तो यहाँ पर वुड B1 नहीं मिलेगा, यदि वुड B1 मिलेगा तो यहाँ पर वर नहीं मिलेगा। बात समझ में कि नहीं हमारी बातें, तो ये आप जानते रहिए। चलिए अब एक एक बातें अच्छे से सीखते हैं और एक एक बात अच्छे से जानते हैं दोस्तों। आइए लिखिए भाई, यदि यह, अब इसको ज़रा बताइए, ये कैसी कंडीशन है, अनरियल कंडीशन है। कैसी कंडीशन, अनरियल कंडीशन है। ज़रा इसी पे लिखिए, यह एक अनरियल कंडीशन है। बात समझ में ना, रियल अनरियल क्या है भाई बताइए। कंडीशन होती है क्योंकि ऐसे वाक्यों से ऐसी इच्छा या कल्पना, क्या मैंने कहा, ऐसी इच्छा या कल्पना, ऐसी इच्छा या कल्पना का भाव प्रकट होता है जो कभी भी पूरी नहीं हो सकती है, नहीं होती, ऐसे लिख लीजिए। वही बातें मैंने बताई, मैंने ये सेंटेंस ऊपर लिखा है आपको, ज़रा बताइए मैंने लिखा ना, क्या ये कंडीशन आपकी जो आपकी है ये क्या पूरी हो सकती है, नहीं पूरी हो सकती है दोस्तों। अब ज़रा दूसरा इसका देखिए, ठीक, अनरियल कंडीशन होती है और ऐसे वाक्यों से ऐसी इच्छा या भावना प्रकट होती है जो कभी भी पूरी नहीं हो सकती। अब ज़रा यहाँ देखिए क्लॉज ऑफ कंडीशन, अब ज़रा यहाँ लिखिए भाई, ज़रा वही बात है जो भी मैंने बताई। क्लॉज ऑफ कंडीशन चाहे जिस नंबर या पर्सन का हो, है ना। क्लॉज ऑफ कंडीशन में सब्जेक्ट चाहे जिस नंबर मीन्स बताया भी, सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर, चाहे जिस नंबर एवं पर्सन मीन्स 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, चाहे जिस नंबर एवं पर्सन का हो क्रिया के रूप में हमेशा वर का प्रयोग किया जाता है, वर का प्रयोग किया जाता है। फिर से एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए, हमने कहा किसका भाई, वर का प्रयोग किया जाता है, ठीक। एवं, अब आगे लिखिए, एवं क्लॉज ऑफ रिजल्ट में क्या होगा भाई बताइए। अभी मैंने बताया था आपको, को वुड प्लस B1
वुड प्लस B1 के द्वारा बनाया जाता है, वुड प्लस B1 के द्वारा बनाया जाता है। बात समझ में नहीं? बताइए भाई, बोलिए। क्लाज ऑफ कंडीशन में सब्जेक्ट चाहे जिस नंबर एवं पर्सन को हो, सब क्रिया के रूप में वर का प्रयोग किया जाता है। क्लॉज ऑफ रिजल्ट में वुड प्लस B1। इन बातों को ज़रूर याद रखिएगा कि अनरियल कंडीशन होगी तो ये दो बातें आएंगी। ठीक है भाई, बात समझ में आई कि नहीं? बोलिए। शर्त के लिए दूसरी ये है, इसकी दूसरी बातें हैं। शर्त के लिए इफ़ का प्रयोग किया जाता है, शर्त के लिए इफ़ का प्रयोग किया जाता है, अंडरस्टैंड? इतनी बातें समझ में आई भाई? बोलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत? शर्त के लिए इफ़ का प्रयोग किया जाता है। अब ज़रा हमारा स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनता है। देखिए भाई, हमने कहा क्लॉज ऑफ कंडीशन यानी शर्त के लिए इफ़ का प्रयोग किया जाता है। सब्जेक्ट हमारा चाहे जिस नंबर या पर्सन का हो, क्रिया के रूप में हमेशा वर का प्रयोग होगा। बात समझिएगा, क्रिया का रूप में हमेशा वर का प्रयोग होगा, देन ऑब्जेक्ट आएगा। नेक्स्ट वाली क्लास में जो अगेन क्लास आएगी, क्लास ऑफ रिजल्ट, सब्जेक्ट इसमें आपको वुड प्लस B1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखना है, देन उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट। बात समझ में आई भाई? बोलिए, यहाँ तक बात समझ में आई? ये आपका अनरियल, ये आपको दिख जाए कहीं भी तो आपको अनरियल कंडीशन शो करता है, जो आपकी विश कभी भी पूरी नहीं हो सकती है। अनरियल कंडीशन, ये बनाइए स्ट्रक्चर, तो मैं आगे चलता हूँ आपको एग्जाम्पल की तरफ। अब इसको करना आसान हो जाएगा। यदि मैं चिड़िया हो जाऊँ तो आपके पास उड़ाऊँ। एग्जाम्पल देखिए, यदि मैं चिड़िया हो जाऊँ तो आपके पास उड़ आऊँ। ठीक है भाई, ज़रा देखिए कैसे करेंगे। क्लॉज ऑफ कंडीशन की शुरुआत इफ से होगी। सब्जेक्ट आई है, सब्जेक्ट चाहे जिस नंबर या पर्सन को होगा, क्रिया के रूप में वर आएगा। वर क्या आएगा भाई? ठीक, इफ़ आई वर क्या हूँ? ए बर्ड, इफ़ आई वर अ बर्ड क्या हो जाएगा भाई? आई वुड प्लस B1 यानी कि वुड फ्लाई आपके पास नियर यू। बताइए, किसी को कोई दिक्कत? बोलिए भाई, किसी को कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन? बताइए। यही आपको एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। आपको ऐसा करेगा, पार्टीशन कर देगा यहीं से। इफ़ आई एक क्लास, अ बर्ड दूसरी क्लास मतलब दूसरा बर्ड, आई वुड फ्लाई तीसरा, और ये आपको चौथा, उसके बाद नो एरर। देखिए यहीं से आपको, ठीक है भाई, यहीं से आपको दे देगा। यहाँ पर आपको एक्सचेंज कर सकता है वाज या फिर हैव के साथ B3, यहाँ पर आपको एक्सचेंज कर सकता है, या फिर आपको यहाँ पर आपको घन चक्कर बना सकता है, या फिर यहाँ पर क्रिया की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म या कुछ भी लगा सकता है। तो आप इसको सचेत रहिए, वर के साथ हमेशा वुड प्लस B1 आता है, ये आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई, चले आगे। इतनी बातें समझ में आई आपको? मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, आप ग्रामर हमारे साथ बेसिक पढ़ लीजिए। मैं कहता हूँ कि
आप कोई एग्ज़ाम आपका रुकने वाला नहीं, एक एक बातें एक एक पॉइंट आपको हमेशा के लिए रट जाएंगी। आइए देखते हैं आगे दोस्तों, चलिए। एकदम बिंदास होकर के पढ़िए और अच्छे से नोट्स बनाइए और सारी चीज़ें अच्छे से लिखिए, ठीक है भाई। चलिए देखिए बच्चों, अब इसमें एक छोटी सी कंडीशन है, पहले एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं तो फिर मैं आपको बताता हूँ। चलिए एग्जांपल देखिए भाई, दूसरा एग्जांपल देखिए, समझिए, थोड़े से बात यहाँ समझिए। यदि मैं और, गाना नहीं है, मैं और तुम हम हो जाते तो दर्द दिलों के कम हो जाते। बताइए ये गाना है कि नहीं भाई? यदि मैं और तुम हम हो जाते तो दर्द दिलों के कम हो जाते। ठीक है भाई, ये सा गाना है, हो जाए। चलिए आगे चलें, थोड़ा सा मैं इसको अच्छे से लिख दूं। हम हो जाएं ऐसा तो दर्द दिलों के कम हो जाएं। ये ठीक है भाई, ऐसा ही है ना। चलिए करिए इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। क्लॉज ऑफ कंडीशन, क्लॉज ऑफ रिजल्ट, यानी कि अगर हम हो जाएंगे मिल करके तो हमारे दिल के दर्द कम हो जाएंगे। ये हमारा क्लॉज ऑफ रिजल्ट है, ये हमारी क्लॉज ऑफ कंडीशन है। तो हमने कहा कि क्लॉज ऑफ कंडीशन के लिए हमेशा इफ़ आएगा, मतलब कि इफ़ आएगा। आगे देखिए, हमेशा नहीं दोस्तों, इफ़। अब आगे देखिए सब्जेक्ट आई और कौन है भाई? एंड यू। आई एंड यू, हमने कहा था सब्जेक्ट चाहे जिस नंबर या पर्सन का हो, क्रिया के रूप में हमेशा वर आएगी, क्रिया के रूप में हमेशा वर आएगी। और वी, इफ़ आई एंड यू वर वी, आगे आई आएगा कि नहीं भाई? आई तो दर्द दिलों के कम हो जाएं, तो द पेन वुड के बाद क्या हो जाएगा भाई? कम के लिए मिटिगेट। द पेन ऑफ हर्ट, दर्द दिल का है ना भाई, दिल का मामला है तो हर्ट भी होना ज़रूरी है। द पेन ऑफ हर्ट वुड मिटिगेट। बात समझे, मिटिगेट मिस होता है कम होना। द पेन ऑफ हर्ट वुड मिटिगेट। ठीक है, बात समझ में इतना। चलिए इसमें थोड़ी सी एक कंडीशन है भाई, कंडीशन ये है, ज़रा देखिए, नोट लिखिए। ऐसे वाक्यों में, ऐसे लिखिए भाई, यदि ऐसे वाक्यों में या ऐसे वाक्यों में यदि इफ़ को रिमूव कर दिया जाए, इफ़ को हटा दिया जाए, यदि इफ़ को हटा दिया जाए तो अब क्या होगा? यदि ऐसे वाक्यों में यदि इफ़ को हटा दिया जाए तो क्या होगा भाई? तो इन्वर्जन। अब ये क्या है? तो इन्वर्जन अर्थात
मैं यहाँ लिख रहा हूँ इन्वर्जन अर्थात पुट द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट। मैंने क्या कहा? अर्थात क्रिया का प्रयोग सब्जेक्ट के पहले कर दिया जाता है। हमारी बात को गौर से सुनिएगा। हमने कहा यदि इफ़ को हटा दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, तो क्रिया का प्रयोग इन्वर्जन क्या होता है? इन्वर्जन को ज़रा बात समझिएगा। इन्वर्जन क्या होता है? इन्वर्जन होता है पुट द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट के पहले ही वर्ब को रखना ही क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? इन्वर्जन कहलाता है। सब्जेक्ट के पहले ही वर्ब को रखना ही इन्वर्जन कहलाता है। जैसे मैंने कहा था कि इफ़ आई वर यू, इफ़ आई वर यू, इफ़ आई वर अ बर्ड, इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई नियर यू। ये मैंने कहा था। इफ़ आई वुड अ बर्ड आई वुड फ्लाई नियर यू। नियर है भाई, ठीक है। ये तो अब हमको ज़रा इन्वर्जन करना है, और इन्वर्जन तब होता है जब कंडीशनल बताने वाले शब्द को हम हटा देते हैं। कंडीशनल बताने वाले शब्द को, यदि मैं ये कंडीशन बताने वाला शब्द है, यदि इसको हटाना है तो ये जो वर्ब है इसको किसके पहले करना है? सब्जेक्ट के पहले करना है। वही मैंने कहा इन्वर्जन क्या होता है? पुट द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के पहले वर्ब को रखना ही इन्वर्जन कहलाता है। मैंने कहा वर आई अ वर्ड, वर आई अ वर्ड आई वुड फ्लाई नियर यू। अंडरस्टैंड? वर आई अ वर्ड। बोलिए, कोई दिक्कत किसी को? यही आपको इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन कुछ नहीं है, सिर्फ इतनी सी बात है, सब्जेक्ट को यानी क्रिया को सब्जेक्ट के पहले रखना ही इन्वर्जन कहलाता है, और कोई अन्य बातें नहीं है। अंडरस्टैंड? बात समझ में? और जैसे मैंने ये कहा इफ़ आई एंड यू वर वी, है ना, तो इसका ज़रा इन्वर्जन करेंगे तो सिर्फ क्या होगा? वर को हमको क्या करना है यार ये। लेकिन एक बात याद रखना दोस्तों कि जैसे ही हम इन्वर्जन करते हैं और इफ़ को क्या कर दिया जाता है? रिमूव कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। अंडरस्टूड? तो ये यहाँ पर जैसे ही हम वर को यहाँ लाएंगे सब्जेक्ट पहले, इफ़ को हटा देंगे, वर आई एंड यू वी द पेन ऑफ हर्ट वुड मिटिगेट। बात समझ में? तो ये आपका यानी कि अनरियल कंडीशन है। अनरियल कंडीशन मैंने कहा ऐसे वाक्यों में क्लाज ऑफ कंडीशन और क्लाज ऑफ रिजल्ट, यानी कि सब्जेक्ट चाहे जिस नंबर या पर्सन का हो, सब्जेक्ट के रूप में हमेशा, क्रिया के रूप में हमेशा किसका प्रयोग किया जाएगा? वर का प्रयोग किया जाएगा। और क्लाज ऑफ रिजल्ट में आपको वुड प्लस B1 मिलेगा। देखिए यहाँ मिला कि नहीं? वर आया और वुड प्लस B1 भी आया। बात समझ में? और एक चीज़ हमने यहाँ बताया कि ऐसे वाक्यों में यदि इन्वर्जन करना होगा, इन्वर्जन में हमने बताया कि पुट द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के पहले क्रिया को रखना ही इन्वर्जन कहलाता है। चलिए भाई आगे चलते हैं। चलिए भाई, चलिए टाइप 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं भाई। देखते हैं टाइप 4 में क्या बातें हैं। टाइप 4 अब टाइप 4 क्या कहता है? मैं लिख रहा हूँ यदि मैं कठिन परिश्रम किया होता, यदि मैं कठिन परिश्रम किया होता तो पास हो गया होता। यदि मैं कठिन परिश्रम किया होता
तो पास हो गया होता। बात समझिए गई? कुछ यहाँ पर समझ में आ रहा है? जैसे हमारा जो बच्चे पहला वाला वीडियो, फर्स्ट वीडियो देखे होंगे कंडीशनल सेंटेंस का, मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको पूरे कंप्लीट कंडीशनल सेंटेंस का एक ब्रीफ मैंने बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दिया है कि अनरियल कंडीशन, रियल कंडीशन, रिपेंट इन पास्ट। यानी कि रिपेंट इन पास्ट में क्या होता है, जो चीज़ें आपको पास्ट में होने वाली होती हैं, होना चाहिए था लेकिन वो पास्ट में वो चीज़ें नहीं घटित होती हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, रिपेंट इन पास्ट। जैसे कब इस पर गौर करिए, यदि मैं कठिन परिश्रम किया होता तो पास हो गया होता, तो पास हो गया होता। तो ज़रा सोचिए, क्या उसने कठिन परिश्रम किया, क्या वो पास हुआ, या फिर ये ऐसा कुछ यहाँ पर पश्चाताप की भावना निकल रही है कि वो कार्य ऐसा नहीं हुआ। ज़रा बताइए, सोचिए ज़रा, मैं कठिन परिश्रम किया होता तो उसने कठिन परिश्रम किया, नहीं किया, पास हुआ, नहीं हुआ। तो ये जो है आपकी पास्ट की जो कुछ घटनाएं हैं जो आपको रिपेंट में होती है, रिपेंट में सोचता है पश्चाताप करना, जो पास्ट की कुछ पछतावा होती है, वो यही बातें हैं। बस समझ में? चलिए भाई लिखिए, इसमें कुछ मैं आपको लिखाता हूँ। ऐसे वाक्यों के द्वारा, लिखिए भाई, ऐसे वाक्यों के द्वारा क्या होगा भाई? ऐसे वाक्यों के द्वारा भूतकाल में किसी कार्य अथवा घटना के द्वारा, भूतकाल में किसी कार्य अथवा घटना के, भूतकाल में किसी कार्य अथवा घटना के, अब जरा बताइए, होने या कि पश्चाताप? बताइए भाई। पर पश्चाताप, घटना पर पश्चाताप, यानी कि रिपेंट होगा ना भाई, कार्य घटना पर क्या होगा, पश्चाताप का भाव प्रकट होता है, का भाव प्रकट होता है। हमने क्या कहा, पश्चाताप का भाव प्रकट होता है, अर्थात किसी कार्य अथवा घटना के होने की संभावना थी, अथवा किसी कार्य अथवा घटना के होने की संभावना थी, किसी कार्य अथवा घटना के होने की संभावना थी, किंतु वह कार्य अथवा घटना घटित नहीं हो सका, घटित नहीं हो सका। वही मैंने कहा ना कि कोई कार्य घटना होने वाला था लेकिन वो कार्य घटना घटित नहीं हो सका, का भाव प्रकट होता है, का भाव प्रकट होता है, बात समझ में आई भाई? वही चीज़ें जो मैंने आपको समझाया, यदि मैं कठिन परिश्रम किया होता तो मैं पास हो गया होता, तो उसने कठिन परिश्रम ना तो किया ना तो वो पास हुआ। यानी कि भूतकाल में किसी कार्य घटना पर पश्चाताप, भूतकाल का कोई कार्य घटना है उसका पश्चाताप हुआ, का प्रकट हुआ, और इसे घटना के होने का था लेकिन वो घटना संभव नहीं हो सकी। यानी घटना घटित हो सकती थी भाई, वो पास हो सकता था लेकिन उसने ऐसा मेहनत नहीं किया और वो घटना घटित नहीं हुई। इसलिए ये जो है हमेशा रिपेंट इन पास्ट कहते हैं इसको। बात समझ में? रिपेंट इन पास्ट,
पास्ट की कंडीशन होती है। ज़रा इसमें कुछ कंडीशन है, बात समझिए। शर्त के लिए इफ़ का प्रयोग किया जाता है। पहली कंडीशन, शर्त के लिए इफ़ का प्रयोग किया जाता है। ज़रा आगे देखिए भाई, दूसरा क्लॉज ऑफ कंडीशन। अब ज़रा देखिए, क्लॉज ऑफ कंडीशन को पास्ट किस में, परफेक्ट टेंस में एवं क्लॉज ऑफ रिजल्ट को वुड हैव प्लस B3। क्लॉज ऑफ रिजल्ट को वुड हैव प्लस B3 पर बनाया जाता है। ये आपको समझना है थोड़ा सा, चलिए समझा देते हैं भाई। देखिए, जब भी आपको रिपेंट इन पास्ट की कंडीशन आए, तो उसमें आपको सिर्फ इतनी बातें याद रखनी है कि क्लॉज ऑफ कंडीशन आपका इफ़, और उसके बाद हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद जो भी हमारा ये पास्ट परफेक्ट टेंस, देन ऑब्जेक्ट, ये आपका एक क्लॉज हो गई। क्लॉज ऑफ रिजल्ट यानी कि सब्जेक्ट प्लस वुड हैव B3 देन ऑब्जेक्ट। ये आपकी ये कंडीशन है, ये आपको रिपेंट इन पास्ट की बातें बताती हैं। किसकी भाई? रिपेंट इन पास्ट की बातें बताती हैं। तो ये वाली क्लॉज आपकी क्या है? क्लॉज ऑफ कंडीशन है, क्लॉज ऑफ कंडीशन। और ये वाली क्लॉज आपकी क्लॉज ऑफ रिजल्ट होती है। ठीक है, बात समझ में आई? ये क्लॉज ऑफ कंडीशन होती है, ये क्लॉज ऑफ रिजल्ट होती है। अंडरस्टैंड? तो आपको कुछ नहीं समझना, बस सिर्फ इतनी बातें याद रखनी है कि आपको यदि हैड के साथ B3 दिखेगा तो यहाँ पर आपको वुड हैव B3 दिखना चाहिए। बस इतनी सी बातें आपको ध्यान रखनी है। सॉर्ट आउट करने का तरीका है ना भाई? तो चलिए आगे चलते हैं। चलिए भाई, यहाँ तक बात समझ में आई? मैं आगे चलूँ थोड़ी सी इसमें एक कंडीशन है, मैं यहाँ ज़रा ऊपर इरेज करता हूँ, ज़रा देखिएगा भाई। कंडीशन तो रहेगी, कंडीशनल सेंटेंस है, थोड़ी बहुत कंडीशन रहेगी, लेकिन आपको सॉर्ट आउट करने का तरीका यही है कि आप हैड प्लस B3 दिखेगा, वुड हैव प्लस B3 दिखेगा। ठीक है भाई? चलिए देखिए, थोड़ा सा इसमें समझने वाली बात ये है, मैं नोट में डाल देता हूँ इसमें क्या क्या बातें हो सकती हैं। नोट फर्स्ट, ज़रा गौर करिए भाई कि इस कंडीशन में भी, इस कंडीशन में भी इफ़ को हटा दिया जाता है। इस कंडीशन में भी इफ़ को हटाया जाए तो इन्वर्जन का प्रयोग किया जाता है। इन्वर्जन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है भाई? इन्वर्जन का प्रयोग किया जाता है। बात समझिएगा। अर्थात क्या? हैड का प्रयोग, एक एक बातें मैं लिखा रहा हूँ, हैड का प्रयोग सब्जेक्ट के पहले कर दिया जाता है। ठीक है भाई?
दूसरी कंडीशन आप लोग गौर करेंगे, यदि वुड हैव B3 ना दिखे, वुड हैव ना दिखे दोस्तों, ठीक, वुड हैव प्लस B3, वुड हैव ना दिखे, जरा यहाँ देखिए, वुड हैव प्लस B3, कुड हैव प्लस B3, वुड कुड हैव, माइट हैव प्लस B3, माइट हैव प्लस B3 का भी प्रयोग किया जाता है, का भी प्रयोग किया जा सकता है। मतलब मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि यदि आपको यहाँ पर वुड हैव B3 ना मिले तो हो सकता है आपको कुड हैव B3 मिल जाए, माइट हैव B3 मिल जाए, यानी कि तीनों में से कोई एक जरूर आपको यहाँ पर रखना पड़ेगा। यानी वुड हैव की जगह पर हम कुड हैव, माइट हैव भी रख सकते हैं। इसका कहने का तात्पर्य यही है। बात समझ में? इस कंडीशन में भी इफ़ को हटाया जाता है और इफ़ को हटा देंगे तो इन्वर्जन का प्रयोग किया जाता है। इन्वर्जन का प्रयोग कैसे करेंगे हमने आपको बताया। इन्वर्जन का प्रयोग ज़रा इसमें कैसे करेंगे, ये कंडीशन वाली है, ज़रा सोचिए। तो हमने ये दूसरी कंडीशन यहाँ बताया, अर्थात हैड का प्रयोग सब्जेक्ट के पहले। ज़रा इसका इन्वर्जन कैसे करेंगे भाई, सिर्फ हम इसका इन्वर्जन कर रहे हैं भाई, ध्यान दीजिएगा। सिर्फ हम क्रिया यानी कि वर्ब को हम सब्जेक्ट के पहले और इन्वर्जन करते ही आपको इफ़ को रिमूव कर दिया जाता है। किसको? इफ़ को रिमूव कर दिया जाता है, फिर इफ़ नहीं लिखा जाता। फिर ये हमारी वर्ब को सबसे पहले सेंटेंस की शुरुआत हैड से होगी, देन उसके बाद सब्जेक्ट होगा, उसके बाद आपका B3, देन ऑब्जेक्ट। ये बात आप गौर करिएगा। उसके बाद ये आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, सारा चीज़ एज इट इज़ रहेगा। सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस B3 देन ऑब्जेक्ट। इतनी बातें समझ में आई भाई? तो ये आपका इन्वर्जन है। इन्वर्जन मिस होता है पुट द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को वर्ब यानी कि पुट द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट, यानी कि वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रखना ही हमारा इन्वर्जन होता है। देखिए हमने सब्जेक्ट पहले क्या रख दिया, वर्ब को रख दिया। बात समझ में आई यहाँ तक? बोलिए भाई, यहाँ तक समझ में आई कि नहीं? चलिए एग्जाम्पल देखिए, करते हैं एग्जाम्पल। मैंने लिखाया था जैसे आपको एग्जाम्पल, यदि मैं कठिन परिश्रम किया होता, यदि मैं कठिन परिश्रम किया होता तो पास हो गया होता। यदि मैं कठिन परिश्रम किया होता तो पास हो गया होता। कैसे करेंगे? रिपेंट इन पास्ट, यानी कि पास्ट की कंडीशन, वो भी पास्ट में पश्चाताप की कंडीशन है। तो क्या हो जाएगा? इफ़ आई हैड वर्कड हार्ड। क्या हो जाएगा भाई? इफ़ आई हैड वर्कड हार्ड। तो क्या हो जाता है भाई? आई वुड हैव पास्ट, आई वुड हैव पास्ट। तो मैं पास हो गया होता। बात समझ में आई? यहाँ तक किसी को कोई परेशानी? यदि मैं इसको इन्वर्जन करना चाहूँ, देखिए दोस्तों, इन्वर्जन करने के लिए हम वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रख देते हैं, यानी कि सब्जेक्ट के पहले वर्ब को रख देते हैं और इफ़ को रिमूव कर देते हैं, इफ़ को हटा देते हैं। कैसे करेंगे? हैड आई वर्कड हार्ड, आई वुड हैव पास्ट।
आई वुड हैव पास्ट। हुआ कि नहीं इन्वर्जन? हैड आई वर्क हार्ड, वुड हैव, आई वुड हैव पास्ट। किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत यहाँ तक? किसी को कोई समस्या हो बताइए, बोलिए भाई। यहाँ तक बातें समझ में आई? चले आगे। चलिए मैं एक आपको देता हूँ, ये आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके बताइएगा। इसको करना है इसी और इसी टाइप का है, ज़रा करिए भाई। यदि मैं ये आप लोग करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि मैं आया होता तो आपसे मिला होता। सोचिए ज़रा, यदि मैं आया होता तो आपसे मिला होता, ना तो वो आया ना आपसे मिला। रिपेंट इन पास्ट है, वो पास्ट में पश्चाताप कर रहा है, यानी कि पास्ट की घटनाओं का पश्चाताप कर रहा है कि मैं यदि आया होता तो आपसे ज़रूर मिलता, लेकिन आया ही नहीं, ना तो मिला। तो ये करके आप कमेंट बॉक्स में हमारे ज़रूर आंसर दीजिएगा। मैं आपके आंसर का वेट करूँगा और रिप्लाई भी आपको दूँगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा आज का सेशन। अभी इस पर 1-2 पार्ट और बनेंगे। अच्छे से नोट्स बनाइए, अच्छे से लिखते जाइए। ठीक है भाई, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।